Okay, so in this video we'll be taking a look at the drugs that can be given for bipolar disorder. हमें पता है कि bipolar disorder में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या तो पेशेंट मेनिया की स्टेट में होगा, हाइपर एक्टिव स्टेट में होगा, या फिर पेशेंट बिल्कुल डिप्रेस्ड स्टेट में होगा। तो हमने दोनों ही एक्सट्रीमिटीज़ को कवर करना होता है और हमें कोई ऐसी ड्रग देनी होती है जो मेनिया को भी ट्रीट करे और लेकिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ भी ना लेकर जाए। तो इसलिए हम इंपॉर्टेंट ड्रग्स दे सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। इन ड्रग्स को हम मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स कहते हैं। तो यहाँ पे मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स का यही मतलब है कि अगर मूड बहुत लो होगा पेशेंट का तो वो उसको एलिवेट कर देगा थोड़ा सा। अगर मूड बहुत ज़्यादा इलेटेड होगा, मेनिया में जाएगा पेशेंट, तो उसको थोड़ा सा डिप्रेस कर देगा। तो उसमें जो हम ड्रग ग्रुप्स देते हैं उसमें लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम तो यू कैन से ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके अलावा हम एंटी कन्वर्जेंट्स भी दे सकते हैं जो कि अगेन ब्रेन में थोड़ी सी सेडेशन कॉज करते हैं। इसमें कार्बामेज़ेपिन की एग्जाम्पल है, वालप्रोइक एसिड की एग्जाम्पल है, लेमोट्रिजीन की, गाबापेंटिन की एग्जाम्पल है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ ली हुई है एंटी सीजर ड्रग्स में। देन हम कुछ एंटीसाइकोटिक्स भी देते हैं जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं। इसमें अरिपिप्राजोल है, रिस्पेरिडोन है, ओलेंजापीन है जो कि सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, और हमारे पास क्लोरप्रोमाजीन है जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग है। इसके अलावा हम ओलेंजापीन जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग है उसको कंबाइन करते हैं विद फ्लोक्सिटिन जो कि एसएसआरआई है या एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। दोनों को मिलाकर हम देंगे इन कॉम्बिनेशन, तो दिस विल डेफिनेटली रिलीव द सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। खैर, इस वीडियो में हमने जो फोकस करना है ना, हमने ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर पे करना है, दैट इज लिथियम। लिथियम का मैकेनिज्म पढ़ना है, इसके यूजेस पढ़ने हैं, उसकी टॉक्सिटी से जो सिम्टम्स आते हैं बॉडी में वो देखने हैं। सो जो मोड ऑफ एक्शन है लिथियम का ये काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी एक्सटेंसिव है, ये मल्टीपल लेवल्स पे काम कर रहा होता है। एक तो हम देखेंगे लिथियम का इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट एंड आयन ट्रांसपोर्ट, एक तो यहाँ पे इसका इफेक्ट होता है। सेकंड इसका इफेक्ट होता है ऑन सिग्नल ट्रांसडक्शन। थर्ड इसका इफेक्ट होता है ऑन द जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो 3 लेवल्स पे इसका इफेक्ट आ रहा है। इन्हीं को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। जो पहला रोल था लिथियम का, जो पहला मैकेनिज्म था लिथियम का, दैट वाज इट्स इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट एंड आयन ट्रांसपोर्ट। क्योंकि लिथियम इटसेल्फ भी एक आयन है, एक यूनिपोलर आयन है, तो इसका यूनिवेलेंट आयन है, तो इसका हम इफेक्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट और आयन ट्रांसपोर्ट पे कि चूँकि ये इटसेल्फ चार्ज्ड है मॉलिक्यूल, तो ये ना स्मॉल ग्रेडियंट क्रिएट कर देता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और रिएक्ट करता है एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सोडियम आयन। क्योंकि ये भी एक यूनिवेलेंट चार्ज आयन है, तो ये एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सोडियम एक्ट करता है और ये एक स्मॉल ग्रेडियंट डेवलप कर देता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और बट इट इज़ नॉट अ सबस्ट्रेट फॉर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप और फॉर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। उसके लिए एज अ सबस्ट्रेट एक्ट नहीं करेगा, वहाँ पर सोडियम का सब्स्टिट्यूट एक्ट नहीं करेगा, वहाँ पे हमें सोडियम ही चाहिए होगा। लेकिन फॉर डेवलपिंग एक्शन पोटेंशियल लिथियम हेल्प्स अस। ठीक है, और ये जनरेट कर सकता है एक्शन पोटेंशियल, इसकी टेंडेंसी है। और इसी वजह से फिर जब डिप्रेशन में पेशेंट गया होता है तो लिथियम उसको उससे बाहर ले आता है, तो इसलिए ये हेल्पफुल है। ये इसका एक मैकेनिज्म हो गया कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, स्मॉल ग्रेडियंट जनरेट करता है, फिर वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ठीक है, सेकंड इसका रोल है दैट इज इन इट्स इफेक्ट ऑन सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन के मैकेनिज्म पे ये 3 लेवल्स पर काम कर रहा है। एक तो ये रिसेप्टर जी प्रोटीन इंट्रैक्शन को ऑल्टर कर रहा है, सेकंडली ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम को ऑल्टर कर रहा है, और थर्ड ये प्रोटीन काइनेसिस को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, 3 लेवल्स से काम है जब ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम पे काम करे। पहले तो इसका एक्शन आता है ऑन रिसेप्टर जी प्रोटीन इंट्रैक्शन। रिसेप्टर जी प्रोटीन इंट्रैक्शन में ये करता है कि जो रिसेप्टर्स का, अब हमें पता है कि रिसेप्टर्स तो कपल हुए होते हैं विद जी प्रोटीन। रिसेप्टर्स पर कोई लाइगेंड आकर बाइंड करेगा, फिर रिसेप्टर्स ने एक्टिवेट करा देना होता है जी प्रोटीन को। लेकिन अगर हम रिसेप्टर्स को जी प्रोटीन से अनकपल करा दें, तो इवन अगर रिसेप्टर्स पर कोई लाइगेंड आकर बाइंड कर भी रहा है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर या कोई हार्मोन आकर बाइंड कर भी रहा है, स्टिल रिसेप्टर्स विल नॉट बी एबल टू जनरेट द रिस्पॉन्स, क्योंकि जी प्रोटीन ही नहीं है तो सेकंड मैसेंजर से एक्टिवेट नहीं होंगे। राइट, तो इसका एक रोल ये भी है लिथियम का, दैट इट अनकपल्स द रिसेप्टर्स फ्रॉम देयर जी प्रोटीन्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो इफेक्ट आता है वो अनकम्पलिंग ये कराता है वैसोप्रेसिन की और टीएसएच रिसेप्टर्स की फ्रॉम देयर जी प्रोटीन। इसीलिए कुछ एडवर्स इफेक्ट जो आते हैं लिथियम यूज़ करने के बाद, वो हमें पॉलीयूरिया की कंप्लेंट आती है और सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म की कंप्लेंट आती है, क्योंकि ये टीएसएच रिसेप्टर्स को और ये वैसोप्रेसिन के रिसेप्टर्स को अनकपल कर रहा है फ्रॉम देयर जी प्रोटीन्स। तो ये बात होगी। सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स का रोल है वो है सेकंड उसका सिग्नल ट्रांसडक्शन पे रोल है, वो होता है इफेक्ट ऑन सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स। अब सेकंड मैसेंजर सिस्टम में एक तो हमारे पास एड्रेनालाइल साइक्लेज एंजाइम हेल्पफुल होता है जो साइक्लिक एएमपी को जनरेट कर होता है। सेकेंडली हमारे पास इनोसिटोल जनरेटिंग एंजाइम्स होते हैं। राइट, तो उसमें हम ये देखते हैं कि लिथियम हैज़ अ टेंडेंसी टू इनहिबिट द इनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज। इनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज आईएमपीएस एंजाइम और दूसरे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो नॉर्मल रिसाइकलिंग करानी होती है मेम्ब्रेन फॉस्फोइनोसिटाइड्स को, ये उनको इनहिबिट करता है और एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो जो कन्वर्जन होनी थी नॉर्मल, जो कन्वर्जन होती है IP2 की, जिसको हम इनोसिटोल डाइफॉस्फेट कहते हैं, उसकी IP1 में कन्वर्जन होनी होती है और IP1 की कन्वर्जन होनी होती है 2 इनोसिटोल, जो कि इटसेल्फ एक सेकंड मैसेंजर है। तो अगर ये पाथवे नहीं चलेगा ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम्स, तो होगा क्या कि जो फ्री इनोसिटोल है और जो फ्री
फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिस फॉस्फेट है, PIP2 है, जो कि प्रिकर्सर्स हैं IP3 और डैक के, जिन्होंने एज अ सेकेंड मैसेंजर एक्ट करना था, इनकी डिप्लीशन हो जाती है। जब सेकेंड मैसेंजर्स की डिप्लीशन हो जाएगी तो जो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका सेल्स पर इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि जब न्यूरोट्रांसमीटर्स ने बाइंड करना था रिसेप्टर के साथ तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट होता है वाई दी सेकंड मैसेंजर सिस्टम। लेकिन हमने तो सेकंड मैसेंजर्स को ही डिप्लीट करा दिया ना बाय डीएक्टिवेटिंग द एंजाइम्स, तो वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसकी वजह से लाइक जो साइकोसिस में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक सेरोटोनिन है, डोपामिन है, इनका इन्फ्लुएंस ही नहीं आ पाता और पेशेंट मेनिया के स्टेट में नहीं जाता। तो पहले हमने देखा था कि डिप्रेशन को कैसे ट्रीट करता लिथियम, अब हमने देख लिया कि ये मेनिया के लिए कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, और हम कहते हैं कि जो वाल्प्रोएट है, कार्बामेज़ेपिन है, जो कि एंटी सीजर ड्रग्स हैं, इनका भी मैकेनिज्म कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, वो भी इनोसिटोल की डिप्लीशन करा रहे होते हैं जस्ट लाइक लिथियम। तो इसको ऊपर रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स सा है आई नो। तो एक्शन जो होता है सेकंड मैसेंजर सिस्टम पे, वो इसका एड्रेनालाइल साइक्लेज के लेवल पर भी होता है और IP3 या इनोसिटोल फॉस्फेट के लेवल पर भी होता है। अब इनोसिटोल फॉस्फेट के लेवल पे इसका क्या एक्शन होता है कि लिथियम इनहिबिट करता है इनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज एंजाइम को, IMPase एंजाइम को और अदर इंपॉर्टेंट एंजाइम को दैट आर इन्वॉल्व इन द नॉर्मल रिसाइक्लिंग ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोइनोसिटाइड्स। ठीक है, इनोसिटोल फॉस्फेट्स फॉस्फोइनोसिटाइड्स भी कहते हैं। कन्वर्जन जो होनी होती है नॉर्मली IP2 की टू IP1 एंड IP1 की कन्वर्जन होनी होती है टू इनोसिटोल, जो कि सेकंड मैसेंजर है, वो नहीं हो पाती। तो जो फ्री इनोसिटोल जब डिप्लीट हो जाएगा, जब फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट PIP2 डिप्लीट हो जाएगा, तो जो मेम्ब्रेन प्रिकर्सर्स हैं या IP3 और डैक के, ये मतलब जो इनोसिटोल है या PIP2 है, ये मेम्ब्रेन प्रिकर्सर्स हैं ना IP3 और डैक के, फिर ये डिप्लीट हो जाएंगे। IP3 और डैक तो सेकंड मैसेंजर से, तो जो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका एक्शन सेल पे डिमिनिश हो जाएगा, क्योंकि IP3 और डैक का पाथवे ही इम्पेयर्ड है। और वाल्प्रोएट और कार्बामेज़ेपिन का भी इनोसिटोल डिप्लीशन ही मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इसका भी इनोसिटोल डिप्लीशन ही मैकेनिज्म है लिथियम का भी। सेकंड का मैकेनिज्म होता है वाया डीएक्टिवेशन ऑफ एड्रेनालाइल साइक्लेज। हमने देखा कि लिथियम इनहिबिट कर रहा है नोरेपिनेफ्रिन सेंसिटिव एड्रेनालाइल साइक्लेज को भी। सच इफेक्ट्स कुड रिलेट टू बोथ इज एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी मैनिक एक्शंस। ठीक है, जब ये नोरेपिनेफ्रिन सेंसिटिव एड्रेनालाइल साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, ऊपर इसने इनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज को इनहिबिट किया था ना, यहाँ पर ये इनहिबिट कर रहा है एड्रेनालाइल साइक्लेज को, जो कि नोरेपिनेफ्रिन सेलेक्टिव है या सेंसिटिव है, तो इसके एंटी मैनिक इफेक्ट्स भी आएंगे और एंटी डिप्रेसिव एक्शंस भी आएंगे। ठीक है, तो ये हमने इसका सेकंड मैसेंजर पे रोल देख लिया। थर्ड हम इसका रोल देखते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में। हम इसका इफेक्ट देखते हैं प्रोटीन काइनेसिस। ये डिक्रीज फंक्शन करवाता है प्रोटीन काइनेसिस का, स्पेशली प्रोटीन काइनेस C इन द ब्रेन। जब प्रोटीन काइनेस C का फंक्शन इम्पेयर हो जाएगा तो ऑल्ट्रेशन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स, क्योंकि हमें प्रोटीन काइनेस C चाहिए होता है फॉर द नॉर्मल रिलीज ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। जब न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज नहीं होंगे तो डेफिनेटली साइकोसिस या मेनिया की स्टेट नहीं आएगी, या अगर वो हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स यू कैन से सैडनेस कॉज करा रहे थे या डिप्रेशन कॉज करा रहे थे तो वो भी नहीं होगा। और यही हम रोल देखते हैं, ये जो प्रोटीन काइनेस C की इनहिबिशन है ये वाल्प्रोएट भी कॉज करा रहा होता है। ठीक है, वाल्प्रोएट और कार्बामेज़ेपिन इनोसिटोल फॉस्फेट को भी डिप्लीट करवाया था और साथ में ही वाल्प्रोएट प्रोटीन काइनेस C को भी इनहिबिट कराता है। तो ये हमने इसका सिग्नल ट्रांसडक्शन में जो मैकेनिज्म है लिथियम का वो देख लिया। थर्ड जो इसका इफेक्ट आ रहा होता है वो आ रहा होता है एट द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। हम ये देखते हैं कि जो लिथियम इट हैज़ अ टेंडेंसी टू इनहिबिट द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 GSK3। ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 जब इनहिबिट हो जाएगा तो इसने नॉर्मली फॉस्फोराइलेशन करवानी होती है बीटा कैटेनिन की। जब बीटा कैटेनिन की फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी तो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे नहीं चलेगा। तो ये भी एक तरह का इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे है, ये नहीं चलता। जब बीटा कैटेनिन ज़्यादा होती है ना तब ये इन्वॉल्व होती है इन द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इंटरेक्शंस। ठीक है, और जब बीटा कैटेनिन होगी नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगी, जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, प्रोटीन प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, और यही प्रोटीन प्रोडक्ट्स ने बाद में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने थे, हार्मोन्स बनाने थे, तो वो भी नहीं बनेंगे। इस तरह से अल्ट्रेशन करता है साइनेप्टिक और न्यूरोनल प्लास्टिसिटी में। ठीक है, और मूड स्टेबलाइजेशन करता है। ठीक है, तो अल्ट्रेशन होती है साइनेप्टिक और न्यूरोनल प्लास्टिसिटी में और मूड स्टेबलाइजेशन होती है। कैसे? क्योंकि GSK3 एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 को, जिसने नॉर्मली फॉस्फोराइलेशन करनी थी बीटा कैटेनिन की। जो फॉस्फोराइलेटेड बीटा कैटेनिन थी इट वॉज सपोज टू बी इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंट्रैक्शंस। जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंट्रैक्शंस नहीं होंगे तो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं होगी,
अल्ट्रेशन आ जाएंगी सिनेप्टिक और न्यूरोनल प्लास्टिसिटी में और मूड स्टेबलाइजेशन होगी, ठीक है। तो ये इसका रोल है इन जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। फिर हम इसके यूजेस देखते हैं, लिथियम के यूजेस देखते हैं। तो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में इसका यूज़ होता है, जिसको हम मैनिक डिप्रेसिव डिजीज़ भी कहते हैं। इसके अलावा रिकरेंट डिप्रेशन में भी देते हैं, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर में भी देते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया में भी देते हैं और एक्यूट मेजर डिप्रेशन में भी देते हैं। तो रिकरेंट डिप्रेशन, एक्यूट मेजर डिप्रेशन, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये इसके यूजेस हो गए हैं। टॉक्सिसिटी भी बॉडी में डेफिनेटली क्रिएट कर सकता है डिफरेंट लेवल्स पे। कुछ इसके न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं लिथियम के, जिसमें ट्रेमर्स हैं, सिडेशन है, एटेक्सिया है, एफेजिया है, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा ये डिक्रीज करता है थायराइड फंक्शन को भी, जो हमने पीछे देखा है, क्योंकि ये टीएसएच रिसेप्टर की वो कर रहा है, डीकपलिंग कर रहा है, अनकपलिंग कर रहा है फ्रॉम इट्स जी प्रोटीन। इसकी वजह से ये थायराइड इनलार्जमेंट कॉज कर सकता है और बस यही है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म इतना नहीं होता, मतलब फंक्शन डिक्रीज होता है लेकिन बिल्कुल हाइपोथायराइडिज्म में नहीं जाता पेशेंट, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। देन ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस भी कॉज करता है और दूसरे भी रीनल एडवर्स इफेक्ट्स कॉज करता है। तो इसकी ना रीनल बहुत टॉक्सिटी बहुत कॉमन है, इसलिए लिथियम देने के बाद हमें आरएफटीज भी करानी चाहिए रेगुलरली, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कराता है, हमने क्यों कराता है हमने देखा है पीछे कि ये जो कपलिंग होती है जी प्रोटीन रिसेप्टर्स की वजह से जी प्रोटीन उसको अनकपल करा देता है। वोजोप्रेसिन के रिसेप्टर्स को ऐसे अनकपल कराता है उसको जी प्रोटीन से, तो वोजोप्रेसिन का कोई एक्शन ही नहीं होता अपने रिसेप्टर्स पर, तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। इसको हम नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है टू एडीएच वो खत्म हो जाती है, लेकिन अगर हम उसको आउटसाइड से कोई ड्रग देंगे लाइक अमाइलोराइड देंगे तब वो उसकी ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, डायबिटीज इंसिपिडस के अलावा ये क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी कॉज करता है, ये मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोपैथी भी कॉज करता है और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कॉज करता है, तो ये भी हमें माइंड में रखना है। इसके अलावा इट हैज़ अ टेंडेंसी टू कॉज एडीमा एज वेल, क्योंकि ये सोडियम रिटेंशन करा रहा है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लिथियम सोडियम रिटेंशन भी हो रही है, तो एडीमा भी कॉज करा रहा है, तो ये भी आपने बात माइंड में रखनी है। देन इसके कुछ कार्डिक इफेक्ट्स भी आते हैं कि ये डिप्रेस करता है साइनस नोड को, तो जिन पेशेंट्स में सिक साइनस सिंड्रोम है उनमें हम ये लिथियम नहीं दे सकते क्योंकि ये साइनस नोड की डिप्रेशन करा रहा है। प्रेगनेंसी में इस तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कि ये फीटस में कॉन्जेंटल कार्डिक अनोमलीज करा सकता है, जिसको हम एब्स्टिन अनोमली कहते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ना रीनल क्लियरेंस भी ज़्यादा हो जाती है, तो एक तो ये इफेक्टिव भी उतना नहीं रहता, दूसरा अगर ये बॉडी में रहेगा तो ये फीटस में भी कार्डिक अनोमलीज कॉज करा सकता है, ठीक है। कुछ मिसलेनियस एडवर्स इफेक्ट्स भी आते हैं लिथियम, जिसमें एक्नी फॉर्म इरप्शन होते हैं बॉडी पे, और ल्यूकोसाइटोसिस हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम सीबीसी कराएंगे ना आफ्टर गिविंग थेरेपी विद लिथियम तो हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा। तो एक्नी फॉर्म इरप्शन और ल्यूकोसाइटोसिस प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कार्डिक इफेक्ट्स देख लिया हमने, एडीमा देखा, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस और दूसरे रीनल एडवर्स इफेक्ट्स, डिक्रीज थायराइड फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स। सो या दैट इज अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लिथियम। आई होप आई ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू, सो आई होप इट वाज ईजी फॉर यू गाइस। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।